तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों हम लोग 12th एग्जाम 2021 वाले जो अभी आने वाले मई में सीबीएसई के एग्जाम्स और बाकी बोर्ड के लिए भी, तो बच्चों उसकी तैयारी के लिए हम कुछ सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे। जैसा आपको पता है मैंने बात की थी 10 सैंपल पेपर टोटल हम सॉल्व करेंगे। तो ये चल रहा है बच्चों सेकंड सैंपल पेपर और ये है उसका पार्ट 2। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एआर बेस्ड क्वेश्चंस यानी असर्शन रीजन, जो कि नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है 2021 से, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। बच्चों ये वो सैंपल पेपर है जो कि सीबीएसई ने इशू नहीं किया है, पर ये बनाया है केंद्रीय विद्यालय के प्रतिभावान और अनुभवी अध्यापकों ने, यानी वेल एक्सपीरियंस टीचर्स ने, और इनके क्वेश्चंस एज इट इज, मतलब ये इनमें से कुछ लोग पेपर भी बनाते हैं सीबीएसई का। सीबीएसई का पेपर बनाने के लिए, सेट करने के लिए पेपर सेटर्स हैं ये लोग। तो बच्चों डेफिनेटली इस इन 10 पेपर में से आपका पेपर बन जाने वाला है पूरा का पूरा, अगर ये 10 पेपर आप अच्छे से कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। एआर क्वेश्चन है। सो असर्शन है इन ए सिंपल बैटरी सर्किट। तो सिंपल बैटरी सर्किट यानी बैटरी लगी है उसमें, द पॉइंट एट द लोवेस्ट पोटेंशियल इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्या आपको लगता है ऐसा है? जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो तो हाईएस्ट पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है, लोएस्ट वाला नहीं होता, मतलब असर्शन इज रॉन्ग। रीजन, द करंट फ्लोज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ द लोअर पोटेंशियल एज इट डज इन ए सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। करंट किधर से किधर फ्लो होती है आप जानते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ द लोअर पोटेंशियल, यहां तक तो सही है। एज इट डज इन ए सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये उल्टी बात है बच्चों, है ना। नेगेटिव टू पॉजिटिव कहा जाता है सेल के अंदर। सो व्हाट डू यू थिंक? आप लोग अपना अपना आंसर जो भी है ना, तभी तो चेक होगा कि हम कितना जानते हैं, कितना सीखने की जरूरत है, कहाँ तक हमको आता है, कहाँ हमें मेहनत करनी है। सो राइट डाउन योर आंसर ए बी सी और डी, वट एवर इट इज ना, और लिख लिया उसके बाद आप वीडियो को, और आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। हियर इज द सॉल्यूशन। D, A is false and R is also false. First part is okay, current flows towards the point of lower potential, it is okay, but the second part ये तो गलत है, इसलिए D option हमने चुना। Both assertion and reason are false. In a simple battery circuit, the point at the lowest potential is the negative terminal of the battery, and the current flow in the circuit from a positive terminal to the negative terminal. Okay, current flows, ये as it does वो गलत है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सर्शन है व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी। एक कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं बैटरी से। तो आपने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ी थी। तो होता क्या है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है अप टू बैटरी वोल्टेज भी। बोथ द प्लेट्स रिसीव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सही बात है, मैग्नीट्यूड तो इक्वली होता है, पर होता क्या एक्चुअल में, एक प्लेट से चार्ज निकल रहा होता है, एक पे नेगेटिव आता है, एक पे पॉजिटिव आता है। इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, जिससे निकलते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, जिस पे आ जाते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। नो मैटर द साइजेस ऑफ प्लेट्स आर आइडेंटिकल और नॉट। प्लेट के साइज पर क्या ये डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? सो जस्ट थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, साइज ऑफ द प्लेट। अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाकर आपको बताऊं, ट्राई। बच्चों कैपेसिटर का एक सिंबल तो ये है जिससे आप फैमिलियर हैं। इसमें ऐसा लगता है कि दोनों प्लेट्स जो हैं सेम साइज की हैं, पर कैपेसिटर का एक सिंबल ये भी होता है। एस सी वर्मा में आप देख पाएंगे और भी कई बुक्स में आप देख पाएंगे। तो क्या इस सिंबल में भी दोनों प्लेट सेम साइज की हैं? और क्या प्रैक्टिकली किसी कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स सेम साइज की होती हैं हमेशा? मान लीजिए मैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करूं, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में होगा क्या, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर होगा, तो क्या सरफेस एरिया सेम होगा दोनों सिलेंडर का? डेफिनेटली यहाँ तो नहीं है।
सो आप अपने थॉट प्रोसेस को यहाँ पर इन्वॉल्व कीजिए, वही जरूरत है डेवलपमेंट की, स्किल डेवलपमेंट के लिए इसी बात की जरूरत है कि थॉट प्रोसेस आपका इन्वॉल्व हो जाए क्वेश्चन के साथ। तो क्या सोचते हैं आप, देखिए रीजन क्या दिया है। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज इन अकॉर्डेंस विद द चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से है, इसलिए एक से जितना नेगेटिव निकलेगा दूसरे के पास उतना पॉजिटिव जाएगा। यानी असर्शन भी सही होना चाहिए, रीजन भी सही होना चाहिए, जैसा हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से। सो आप अपना अपना आंसर, ये तो मैंने अपना ऐसे ही थॉट आपको बताया। सो चूज वन ऑफ द ऑप्शंस ए बी सी और डी, और उसको लिख लीजिए ना, फॉर्मली लिख लीजिए। तो लिख लिया आपने। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हियर इट कम्स। A. Correct option is A. Both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Both assertion reason true. अच्छा क्यों? अच्छा एक्सप्लेनेशन में इन्होंने तो कुछ नहीं लिखा है, बट एक्चुअली सर्किट अगर मैं पूरा कर देता हूँ यहाँ पे बच्चों, सर्किट पूरा कर देता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एक प्लेट छोटी है एक बड़ी है, डजेंट मैटर। अच्छा यहाँ एक चीज और सोचने की आ गई आपके लिए, जस्ट कंफर्म इट फ्रॉम गूगल और एनी सोर्स, वो आपको करना है ये एक्सरसाइज। जिन खोजा तिन पाइया, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। और ये एक्सरसाइज बच्चों आप ही को करनी है, आपको सीखना है, मुझे नहीं सीखना है, तो एक्सरसाइज आपको करनी है। सो व्हाट एक्सरसाइज यू नीड टू डू कि प्लस को इधर जोड़ना सही है या ये उल्टा है कनेक्शन, जस्ट फाइंड आउट कनेक्शन सही है या गलत है। और जो हम देख रहे थे यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये कनेक्शन सही है, देखो एक तो कनेक्शन ये हो गया, मान लीजिए कैपेसिटर यहाँ इस तरह का प्लस माइनस, तब अलग सिचुएशन होगी, तब प्लेट्स दोनों आइडेंटिकल दिख रही हैं। पर ये जो कैपेसिटर है पर्टिकुलर, इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अब लॉजिकली देखा जाए तो ये माइनस वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए और प्लस वाला छोटा होना चाहिए। ऐसा कुछ सिंबल आप उसमें भी देखेंगे, आप जो चार्जर वगैरह यूज करते हैं, लैपटॉप का चार्जर लगाते हैं, उसमें पिन होती है बच्चों, पिन में एक एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिंबल वहां पर भी मिलेगा आपको। सो विच वन शुड बी पॉजिटिव, अगर ऐसा है तो अलग बात है, और ऐसा है तो फिर हमें कैपेसिटर को बैटरी से कैसे जोड़ना चाहिए। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव, डीसी वाले कैपेसिटर में, एसी वाले कैपेसिटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कनेक्शन हमने बनाया। तब यहाँ हो क्या रहा है, बैटरी का पॉजिटिव जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल लेगा, ये इलेक्ट्रॉन चलकर जाएंगे इधर बैटरी के पास, बैटरी के अंदर मूव करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। बैटरी जो है जस्ट लाइक ए पंप, ये अपने पास कुछ नहीं रखती, और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे किसके पास, इस नेगेटिव प्लेट के पास। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्लेट बड़ी है या छोटी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स डू द अदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन है we cannot get a diffraction pattern, है ना, स्पेलिंग पैटर्न्स नहीं पैटर्न, ठीक है, diffraction pattern from a wide slit illuminated by monochromatic light। अगर स्लिट ज्यादा चौड़ी है तो हम डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, भले ही मोनोक्रोमेटिक लाइट हो। व्हाट डू यू थिंक? इंटरफेरेंस के बारे में आप जानते हैं कि सोर्सेज शुड बी नैरो, देयर इज अ कंडीशन। एंड व्हाट अबाउट डिफ्रैक्शन? तो वहां पर आप ये जानते हैं, अगर मैं स्लिट के साइज को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूं, ओके सॉल्यूशन आ गया, वापस पीछे चलते हैं बच्चों, शायद नहीं देखा हो आपने, ये स्लिट का साइज है। सो डिफ्रैक्शन होता ही कब है, डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी शर्त क्या है, साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल शुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये ऑर्डर का होना चाहिए, तब तो डिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैं चलकर जा रहा हूँ, आपने मेरे अगर लेक्चर्स देखे हो थ्योरी वाले, तो मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, रास्ते में अगर गाय बैठी है तो मैं अपना रास्ता बदलूंगा, पर रास्ते में जो कंकड़ पत्थर है उसके लिए मैं अपना रास्ता थोड़ी बदलूंगा। सो ए शुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ लैम्डा। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं फ्रॉम स्लिट, अगर वाइड स्लिट है, वाइड इट मीन्स वो लैम्डा से बड़ी हो जाएगी, और लैम्डा से बड़ी हो जाएगी स्लिट, तो
लाइट अपना रास्ता क्यों बदलेगी? ठीक है, डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तय आपको करना है असर्शन सही है या नहीं। ये कह रहे नहीं होगा, और मैंने जो लॉजिक दिया वो भी यही है। रीजन, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑल द ब्राइट बैंड्स आर नॉट ऑफ द सेम इंटेंसिटी। डिफ्रैक्शन पैटर्न में सभी ब्राइट बैंड सेम इंटेंसिटी के नहीं होते। पैटर्न आपको याद ही है, नहीं याद है तो मैं बना देता हूँ। दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। तेजी से इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। सेंटर ब्राइट मैक्सिमम की आई जीरो है, तो उसके बाद आई जीरो बाई 22, देन आई जीरो बाई 61 एंड सो ऑन, बहुत तेजी से डिक्रीज होती है। तो रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, बट क्या वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है? सो आप अपना एक सॉल्यूशन चूज कीजिए ए बी सी डी में से एक, और फिर हम डिस्कस करते हैं। हियर इज द सॉल्यूशन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन इसको नहीं समझाता इस बात को, वो कुछ और ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो 4 सवाल है बच्चों, ए आर क्वेश्चन, सभी एक एक नंबर के, और अच्छे से आपको करके तैयारी करके जाना है। इन्हीं में से ऐसे देखे हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन्हें हाइड्रोजन एटम, तो अब दिमाग में क्या इमेज आ जानी चाहिए, सेंटर पर न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, दिस इज हाइड्रोजन एटम। देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम शोज मैनी लाइंस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, पर इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम जानते हैं। बोर ने ढूंढी सबसे पहले, बामर सीरीज ढूंढी गई, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फोर्ड सीरीज, एंड दिस कंटेन्स मेनी लाइंस। ओके, ऐसा लग रहा है कि सही है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से, हो सकता है मैं गलत आपको मिसगाइड कर दूं, या मैं गलत सोच रहा हूँ। मैं एज ए स्टडी पार्टनर वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ना एज ए टीचर वर्क नहीं कर रहा हूँ। सो जस्ट यूज योर माइंड, यूज योर ब्रेन। रीजन, इन ए गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन में क्या, देयर आर मेनी एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं, पूरे सैंपल की बात कर रहे हैं। ईच कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, सब में एक इलेक्ट्रॉन, हेंस मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटम्स में बी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अलग अलग ऑर्बिट में वो हो सकते हैं, कोई एक्साइटेड में होगा, हायर ऑर्बिट में होगा, लोअर में ग्राउंड स्टेट में होगा। सो मेनी ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, और उसकी वजह से हो सकता है हमें डिफरेंट लाइंस मिलती हों। सो मे बी करेक्ट, मे बी रॉन्ग, जस्ट चूज वन ऑफ द ऑप्शंस। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सोचें विचारें और एक ऑप्शन चूज करें, और मैं अब दिखा रहा हूं आपको सॉल्यूशन। हियर इज द आंसर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि आप एक एटम से स्पेक्ट्रम नहीं ऑब्टेन कर सकते हो बच्चों। स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए, और अगर उसका एमिशन स्पेक्ट्रम आपको ऑब्टेन करना है तो हाइड्रोजन गैस को गर्म करना पड़ेगा। जैसे सन पे ऐसा हो रहा है, हाइड्रोजन गैस को गर्म कर उससे जो लाइट निकलेगी, दैट विल बी एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एक एटम से पॉसिबल नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन सेट हो गया, फिट हो गया। तो बच्चों ये थे एआर क्वेश्चंस। अब मैं बात करता हूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। केमिस्ट्री में भी मिलने वाले हैं 2 केस स्टडी बेस्ड, फिजिक्स में भी मिलने वाले हैं 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के पेपर की बात मैं कर तो सकता हूं, ठीक है, मैंने काफी कुछ सीख लिया है, तो देखते हैं, पहले फिजिक्स की बात कर लें। ओके, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 15, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुल मिलाकर बच्चों मिलेंगे 5, 5 में से करने 4, तो कोई सा भी एक आप छोड़ सकते हैं, पर सीक्वेंस मेंटेन रखेंगे आंसर लिखने में। यानी कि कोई सा भी पहले चौथा पहले लिख दिया, तीसरा बाद में, ऐसे नहीं ना, सीक्वेंस मेंटेन रखेंगे और क्लियर कट ऑप्शन उसमें से लिख कर आएंगे। Electric field intensity at any point is the strength of the electric field at that point. Correct है, हम जानते हैं ये definition. It is also defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point. Quite obvious. Electric field intensity is a vector quantity. It is denoted by E vector when placed within the electric field. The test charge will experience an electric force either attractive or repulsive. It depend करता है पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज।
तो बच्चों कई बार तो आप ये देखेंगे कि आपको ये पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये बस इसलिए दे दिया कि चलो कुछ बच्चे अगर पढ़ के नहीं गए तो भी ये पैसेज पढ़ के वो कुछ सीख लें, इसलिए दे दिया गया पैसेज वाले क्वेश्चंस। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज always continuous if there is no charge at that point, discontinuous only if there is a negative charge at that point, none of these. So what do you think? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंटिन्यूस होता है? तो लगता है हमको हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी सो इट इज कंटिन्यूस, पर अगर बीच में रास्ते में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहां जाकर ये टर्मिनेट हो जाती हैं लाइंस, जहां लाइंस है वहां फील्ड है। सो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन बी को चूज करूं तो कंटिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, और नेगेटिव से मतलब है नहीं है, पॉजिटिव आएगा तो भी डिसकंटिन्यूटी तो आनी ही है, या नहीं आएगी पॉजिटिव पर डिसकंटिन्यूटी, वो सोचिए थोड़ा सा। तो क्या बी होना चाहिए, क्या सी होना चाहिए? अपना जो भी आपका आंसर है, जो भी थॉट प्रोसेस आपका चला, मतलब मैंने भी कुछ आपको हिंट्स दिए, तो वेदर इट इज बी और इट इज सी, ए और डी तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी को लगता है कि नहीं ए और डी भी हो सकता है, देन यू कैन टिक मार्क और आप अपने पास ऑप्शन लिख लीजिए। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे चलते हैं बच्चों, हियर इज सेकंड क्वेश्चन, फिर आंसर एक साथ है ना। ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस ए, इमेजिन कर सकते हैं आप। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट पॉइंट on the axis of the ring, hence the point at large distance from the ring it behaves like a point charge is। तो बच्चों यहाँ लिख तो दिया इन्होंने ऑप्टेन, बट नो नीड टू ऑप्टेन दिस, ये एक नंबर का है पार्ट, यू हैव टू सिंपली चूज वन ऑफ द ऑप्शंस, है ना, वो थोड़ा उन्होंने लिख दिया ऐसे, पर ऑप्टेन नहीं करना है, ऑब्वियस है, आप इतनी बात समझ सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है, मान लो आपने ये डेरिवेशन नहीं किया रिंग वाला, जैसे रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, यूज सिमेट्री। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जरूर किया, बायट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में, याद आ रहा होगा आपको, सेंटर पर म्यू ज़ीरो अपॉन 2r, और डिस्टेंस पे म्यू ज़ीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। सो उस सिमेट्री में यहाँ कोई एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। अच्छा, फिर डाइपोल को हमने शॉर्ट कर दिया, ये डाइपोल ही है, ठीक है, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, डाइपोल है क्या? नहीं है, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, वहां पर मैग्नेटिज्म में वो एक डाइपोल होता है, एक एंड से देखने पर करंट क्लॉकवाइज और दूसरे एंड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखती है। पॉइंट चार्ज, रिंग एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, ये आपको हिंट दे दिया है यहाँ पर, इसको दोबारा से पढ़ें, द पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंसेस, तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो कहानी खत्म है। तो ई इक्वल टू के क्यू अपॉन रेडियस इसकी ए है तो रेडियस मैटर नहीं करती, और डिस्टेंस जो है वो हम एक्स मान सकते हैं, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो इज देयर एनी डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस नेचर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स कट जाएंगे, so just think about it and choose one of the answers out of these four। वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको टाइम चाहिए कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इज, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा? तो फॉर्मूला आप जानते हैं, F इक्वल टू क्यू। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पेपर में शुरू में दिया रहता है -1.6 × 10⁻90, डायरेक्शन यहाँ पूछी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, हम चाहे तो माइनस साइन चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आप देख रहे हैं माइनस है यहाँ, इंटू 5 × 10⁴, सो व्हाट वी गेट 16 × 5, सिंपल कैलकुलेशन है, 5 × 6 = 30,
5 वन जा 5 और 3 आए तो 8 और ये पॉइंट लग गया बच्चों। 10⁻⁻15 सीधे सीधे मुझे दिख रहा है। आपको लगता है कोई और आंसर है? देन यू कैन सेलेक्ट दैट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी बिंदु पर द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है, सोर्स चार्ज Q ओनली, टेस्ट चार्ज Q0 ओनली। क्या टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड? आई थिंक नो। हम एक टेक्निक लगाते हैं किनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ये तो नहीं। नाइदर Q नॉर Q, एक पे तो करता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बड़ा चार्ज हो तो ज्यादा होगा, दोनों पर नहीं करता है। Q0 मान लीजिए। आई थिंक ये बचा। फिर भी आपका जो भी आंसर है वो आप लगाएं। पांचवा है, फोर चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। अब वहीं पर डायग्राम बनाकर देख सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं, फेयर वर्क कर सकते हैं, जैसा भी चाहे, फेयर में भी कर सकते हैं इसको, रफ में भी कर सकते हैं। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन, क्यू 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 क्यू, कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर जिसकी साइड है 0.1 मीटर। हमेशा डायग्राम बनाना अच्छा है, उससे विजुअलाइजेशन हो जाती है, सिचुएशन क्लियर हो जाती है बच्चों, स्थिति स्पष्ट हो जाती है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज, देखो स्थिति साफ साफ स्पष्ट है। अच्छा, कुछ बच्चे जो होशियार हैं वो मेरे से बोलते हैं, अच्छा कई तो टीचर भी हैं उसमें इन्वॉल्व, वो सीधे बोलते हैं कि वो सर पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है। बट द प्रोसेस जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ बच्चों, मैं चेले नहीं बनाना चाहता, मैं गुरु होने के वो वाला गुरु हूं जो गुरु बनाता है। मैं ऐसे लोग तैयार करना चाहता हूँ, थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं आपके अंदर, कि आप वो तरीका ही सीख जाएं जिससे आंसर निकाला जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको सीधे पीडीएफ चाहिए तो बच्चों हर एक की पीडीएफ में अपलोड कर रहा हूँ, ये अवेलेबल हो जाएगी मेरी वेबसाइट physicsgyan.com पर। अभी फर्स्ट सैंपल पेपर के अवेलेबल है वहां पर पूरी पीडीएफ, फिजिक्स ज्ञान कंटिन्यूशन में आएगा .com पर, वहां से आप ले सकते हैं। वहां आपको जाना होगा बच्चों टेस्ट सीरीज सेक्शन में, टेस्ट सीरीज है ना? और टेस्ट सीरीज में जाकर आप जाएंगे फिजिक्स की टेस्ट सीरीज, वहाँ और भी सब्जेक्ट्स की डिटेल मैंने दी हुई है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। उसमें पर्टिकुलर लिखा रहेगा सैंपल पेपर 2021, क्वेश्चन अलग रहेंगे, सॉल्यूशन अलग रहेंगे। सैंपल पेपर 1 मैं अपलोड कर चुका हूं वहां पर, जैसे ही सैंपल पेपर 2 कंप्लीट होगा मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और वीडियोस के लिए भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि बजाय इनको डाउनलोड करके आप अपने पास रखने से बेहतर ये है कि जब जरूरत हो तब सीधे आप यूट्यूब चलाएं और देख लें। दैट इज बेटर अप्रोच, बजाय इसके कि आप हर चीज डाउनलोड करके रख लें, वो बस रखी रह जाती है, यूज नहीं होती। तो गो थ्रू देम, यूज देम। तो हमारे पास, हाँ हमारे पास आंसर आ रहा है 0, सब कुछ कट रहा है ना। सो लेट्स सी द सॉल्यूशंस। अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां मैं कह रहा हूं फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए और थर्ड का डी, सेकंड का ए, पता नहीं। तो आंसर देखते हैं बच्चों सीधे पर, आपने क्या क्या आंसर लगाया। ए फोर्थ फिफ्थ पीछे से चल रहे हैं, ठीक है। थर्ड का सी लिखा है, यानी माइनस में नहीं लिखा है, तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर से देख लेंगे। के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, सेकेंड का ए है, क्वाइट ओके। एंड कंटिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, कोई चार्ज नहीं है तो कंटिन्यूस होगी, यानी फर्स्ट का बी है। सो लेट्स गेट बैक, ठीक है, कंटिन्यूस देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। तो डिसकंटिन्यूस क्योंकि खाली नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया रास्ते में, लाइन पे डायरेक्शनल हम नहीं जा रहे हैं, खत्म तो हो ही जाएगी वहां पे, एंड हो जाती है चार्ज बॉडी जहां पर भी। ये है ही सही, सेकंड का ए। थर्ड का माइनस क्यों नहीं लिया है वो देख लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इज।
फोर्स कितना काम कर रहा है, तो माइनस लेना चाहिए था, डायरेक्शन नहीं तो माइनस यहाँ ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था। तो मेरे को इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये Q नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो मैथमेटिकली नेगेटिव आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इलेक्ट्रॉन है, देन इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द फील्ड, ये हम जानते हैं। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक नेगेटिव साइन आना चाहिए। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। आप पूछेंगे एग्जाम में आए तो क्या करें, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये करके आए। ठीक है, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रीड द सोर्स गिवन बिलो। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ गई, I इक्वल टू क्यू बाई टी। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, जानते हैं सब। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये भी पता है, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। द करंट इज द सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कंसेप्ट है। रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पूरी जानकारी आपको दे दी। अब पहला सवाल है, एन एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज, नॉन ओमिक का एग्जांपल, तो टंगस्टन वायर तो ओमिक होता है, कार्बन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन जनरल ओमिक होता है, कॉपर वायर ओमिक है, डायोड जो आ रहा है, बाकी आपको डिसाइड करना है। मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि जैसे हमने सुना है सेमीकंडक्टर्स में, भाई ने तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ भाई एज स्टडी पार्टनर यूँ कह लीजिए। पीएन जंक्शन डायोड था तो सही है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा था, आई वी ग्राफ होता था, ये वी आई ग्राफ नहीं होता था, कुछ ऐसा था ऐसा। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट इज, करंट कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो होती है करंट में, और नोट्स में लिखवाया मैंने स्केलर है कि वेक्टर है, किसी को लगता है वेक्टर तो वेक्टर पे टिक करो बच्चों, मुझे तो स्केलर लग रहा है तो मैं स्केलर पे टिक कर रहा हूँ। और बोथ तो हो नहीं सकती कभी भी, कोई क्वांटिटी स्केलर भी और वेक्टर भी, और नॉट पॉसिबल नन ऑफ द अबव, जनरली आंसर होता ही नहीं है, तो बस खाली कुछ ऑप्शन नहीं है तो लिख देते हैं, जनरली एग्जाम में नन ऑफ द अबव मिलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन भी मैंने इसी स्लाइड में डाला है। इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर द नेट चार्ज इज, करंट कैरिंग कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन इधर से घुसा तो दूसरा निकला, बाकी आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मेरा आंसर 0 जाएगा। नेक्स्ट जो है, द करंट विच इज अज्यूम टू बी फ्लोइंग इन ए सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव इज कॉल्ड, करंट विच इज अज्यूम टू बी फ्लोइंग इन ए सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव इज कॉल्ड, जिसमें डायरेक्शन है और यूनिफॉर्म है डायरेक्शन, तो क्या बोलते हैं हम, डीसी। पल्सेटिंग करंट तो उसको नहीं कहते, अज्यूम टू बी फ्लोइंग इन सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्ट करंट कहते हैं उसको। पल्सेटिंग करंट भी जो है वो बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर से मिलती है, और इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो इस तरह का है, और इसमें डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही है, तो इसमें कह तो सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, current which assumed to flowing in circuit from positive terminal to negative, conventional current, ये भी कह सकते हैं। so there is slight confusion, तो आप डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट, a current passes through a wire of non-uniform cross section, which of the following quantities are independent of cross section, तो इन्होंने लिख कर दिया उसमें कि करंट जो है वो सेम रहेगी, पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन पे उतने इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चार्ज डेंसिटी चेंज, करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी, अगर एरिया कम हो गया तो आई अपॉन ए चेंज हो जाएगा, तो ये तो चेंज हो जाएगा, ये वेरिएबल है, दिस इज सिंबल ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट नहीं है। चार्ज क्रॉसिंग, हाँ, पर यूनिट टाइम और जोड़ दूं मैं तो ये बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। अब करंट सेम लेंगे तो आई अपॉन एन ही है,
तो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है, VD इक्वल टू आई अपॉन एन है। तो ये भी वेरिएबल दिख रही है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जहां पर अब कम एरिया में से होकर निकलना पड़ेगा तो पास पास हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पास पास हो जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बदल जाएगी अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। अब आप डिसाइड कीजिए अपना अपना आंसर। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। पहला हो गया डायोड, ओके, स्केलर क्वांटिटी 0, कन्वेंशनल करंट एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी बनाया इन्होंने कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं होगी। तो पीछे से चलते हैं बच्चों, फिफ्थ से इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। सेक्शन सी पे मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा। ओके, 16 और ये आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन चार्ज क्रॉसिंग। तो इसको ऐसे समझें कि ये क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया कंडक्टर का, तो यहां जो चार्ज जा रहा है, चार्ज क्रॉसिंग दिस will be lesser in amount and here it will be more in amount, so charge crossing become variable। और यहाँ जो है ना, ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए किया था, आप समझ में आया हो आपको तो ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये किसकी प्रॉपर्टी है? अगर मैं कॉपर की बात करूं बच्चों तो n से दिखाते हैं, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻29 पर मीटर क्यूब। अब कॉपर आप मोटा तार लें, पतला तार लें, कैसा भी लें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो ये बात समझने की। तो अब ये प्रैक्टिस अब पता चल गया। चलो आप बोलोगे कि सर हम एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम में आप ऐसे करोगे कि अब आपने ये सॉल्व कर लिया, देख लिया यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन निकालना है। अब एग्जाम में वापस यही क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको वहां पर किसे आंसर बना के ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इससे पीछे चले बच्चों तो कन्वेंशनल करंट इज क्वाइट ओके, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। डायरेक्ट करंट और पल्सेटिंग करंट दोनों ही एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, यानी ये डायरेक्शनल है, दोनों डीसी हैं। नन ऑफ दिस बनेगा नहीं। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, और करंट इज स्केलर, इसमें कोई डाउट था ही नहीं। और यहाँ पर ये जो है डायोड है। तो आई थिंक आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, है ना। ये जो स्टूडियो है जहां पर मैं बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।